देश का इंटेलिजेंस और देश की आर्मी जितनी भी है, फोर्सेस जितनी भी हैं, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जो ये थ्रेट आ रहे हैं, तो ऐसे ही किसी थ्रेट की वजह से इतना बड़ा मॉड्यूल जो है पकड़ा जा रहा है। कश्मीर में एक पर्चा लगाया जाता है और उस पर्चे में साफ साफ कहा जाता है कि हम देश के इन भागों में ऐसे विस्फोट करने वाले हैं। हरियाणा में जो मॉड्यूल पकड़ा गया था फरीदाबाद में, उसके बाद गुजरात में पकड़ा गया, उसके बाद लखनऊ में पकड़ा गया, उसके बाद दिल्ली में जो घटनाएं हुई उसके बाद पकड़े गए लोग, तो वो उस पर्चे के बाद ही हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट को धमकी मिली थी, उस समय पूरे दिल्ली हाईकोर्ट का कार्य जो है 2 घंटे तक पूरे बंद कर दिया गया था और एनआईए ने जब जांच की, दिल्ली पुलिस ने जांच की, उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट फिर से रिज्यूम हुआ था। थ्रेट को हल्के में नहीं लेना चाहिए, एनआईए का और एजेंसी को जांच करनी चाहिए और इसके पीछे जो भी लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। देखिए, मदरसा जो है अंडर आर्टिकल 29 एंड 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्टेड है, जो कि माइनॉरिटीज को कुछ सर्टेन राइट दिए जाते हैं। लेकिन जब देश की सुरक्षा, देश की अखंडता, देश की संप्रभुता की बात आएगी तो ऐसे मदरसों को भी बैन करने का काम भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। 10/11 का वो हमला जिसने पूरी दिल्ली को दहला के रख दिया। लाल किले पे एक ऐसा ब्लास्ट हुआ था जिसमें कई जाने गई और अभी भी जो लोग घायल हैं वो अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहां सुबह एक खबर आई, एक और घायल व्यक्ति की आज सुबह मौत हो जाती है, जिसके बाद जो अगर पूरा मामला इस पूरे नेटवर्क को जोड़ें तो कहीं ना कहीं फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल निकल कर सामने आया। पर फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से पहले भी जो है अगर देखा जाए तो लगातार राजधानी में चाहे वो स्कूल हो, मंदिर हो या फिर कोर्ट हो, धमकियां मिलती रही हैं उनको बॉम्ब से उड़ाने की, जिसके बाद एक ऐसा आतंकी हमला राजधानी दिल्ली के लाल किले में होता है। अब कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या वो जो कॉल आते थे, थ्रेट कॉल्स थे, थ्रेट मेल्स थे, क्या वो इन तमाम चीजों से लिंक रखते हैं या नहीं रखते। जहां आज सुबह वापस से साकेत कोर्ट को और तमाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को फोन आता है, मेल के जरिए बताया जाता है कि कोर्ट परिसर में बॉम्ब है, जिस पर हमारे साथ खास जानकारी के लिए मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विशाल और उनके सहयोगी, जिनसे जानेंगे कि क्या है ये पूरा मामला और लगातार जब ऐसी धमकियां आ रही हैं असल में तो क्या इंटेलिजेंस इन लोगों को ट्रैक करने में विफल साबित होती है। क्या कहेंगे विशाल जी, लगातार ऐसी धमकियां आ रही हैं, सबसे पहली बात अगर इंटेलिजेंस की करें तो इंटेलिजेंस का क्या रोल लगता है आपको इसमें? जी, मुझे लगता है कि देश का इंटेलिजेंस और देश की आर्मी जितनी भी है, फोर्सेस जितनी भी हैं, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और एक अगर विफलता कोई हो जाए तो उसको विफलता नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हर आदमी के जीवन में एकाध विफलताएं होती हैं। दूसरी चीज, जो ये थ्रेट आ रहे हैं, तो ऐसे ही किसी थ्रेट की वजह से इतना बड़ा मॉड्यूल जो है पकड़ा जा रहा है। कश्मीर में एक पर्चा लगाया जाता है और उस पर्चे में साफ साफ कहा जाता है कि हम देश के इन भागों में ऐसे विस्फोट करने वाले हैं और उस पर्चे के जरिए ये जो हरियाणा में जो मॉड्यूल पकड़ा गया था फरीदाबाद में, उसके बाद गुजरात में पकड़ा गया, उसके बाद लखनऊ में पकड़ा गया, उसके बाद दिल्ली में जो घटनाएं हुई उसके बाद पकड़े गए लोग, तो वो उस पर्चे के बाद ही हुआ। तो किसी भी ऐसे थ्रेट मैसेज या थ्रेट कॉल को आसानी से नहीं लेना चाहिए, उस पर गहन जांच करनी चाहिए और इसके पीछे जो भी इन्वॉल्व है उनको कम से कम 7 साल की कड़ी सजा सुनाई जानी चाहिए और ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए कि समाज में ऐसे कार्य को ना करें जिसकी वजह से पूरा जनमानस प्रभावित हो रहा है। आज जब सुबह थ्रेट मिला तो पूरे कोर्ट को सस्पेंड किया गया। कितने सारे केसेस कितने लोगों के लगे होंगे, कई स्टेट के बाहर से भी लोग आके उस केस को अटेंड कर रहे होंगे, उनकी आज की पूरी प्रोसीडिंग ही ठप हो गई। इसके पहले भी 1 महीने पहले दिल्ली हाईकोर्ट को धमकी मिली थी, उस समय पूरे दिल्ली हाईकोर्ट का कार्य जो है 2 घंटे तक पूरे बंद कर दिया गया था और एनआईए ने जब जांच की, दिल्ली पुलिस ने जांच की, उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट फिर से रिज्यूम हुआ था। तो कहीं ना कहीं ऐसी घटना को, ऐसे थ्रेट को हल्के में नहीं लेना चाहिए, एनआईए का और एजेंसी को जांच करनी चाहिए और इसके पीछे जो भी लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। लगातार ऐसे धमकियां मिलती हैं, चाहे वो बात करें स्कूल की, कोर्ट परिसर की, उन तमाम जगहों की। इसके बाद दिल्ली में जो आतंकी हमला हुआ, क्या ये तमाम चीजें उन जो आतंकी हमला हुआ दिल्ली में, इन तमाम धमकी भरे कॉल मेल से लिंक रखती हैं आपके अनुसार? जी, मेरे हिसाब से लिंक रखती हैं और मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। नहीं तो अगर ये सच में अगर ये घटनाएं हो जाती तो आप समझिए 3200 किलो आईईडी 32 गाड़ियों में 32 जगहों पे देश के एक साथ अगर पड़ता तो कम से कम 3 लाख लोगों की मृत्यु होती और ये इस देश के अंदर आंतरिक विद्रोह पैदा कर देता और हो सकता था कि इस घटना के बाद
दंगा भी उत्पन्न हो सकता था कि इस घटना के बाद नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे हालात भी देश के अंदर उत्पन्न हो जाते। तो कहीं ना कहीं इनका मोटो बहुत पहले से ही सेट था, लेकिन इस देश के फोर्सेस ने बहुत बढ़िया काम किया है और उनको सभी लोगों को भंडाफोड़ किया है। कल भी मैं वहां पे था जब उस एक आतंकवादी को पटियाला हाउस कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। वहां पे एनआईए ने 10 दिन का रिमांड मांगा और उनका विरोध करने के लिए एक वकील साहब सरकार की तरफ से थी, जो कि ऑन होता है जनरली, क्योंकि एक्स पार्टी डिसीजन नहीं आ सकता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, रिमांड की कोई जरूरत नहीं है, जबकि एनआईए के एडवोकेट साहब ने और ऑनरेबल कोर्ट ने साफ साफ माना कि इसमें और भी कड़ियां अभी सुलझनी बाकी हैं और भी लोग गिरफ्तार होने बाकी हैं, इसलिए हम 10 दिन का रिमांड ग्रांट करेंगे। और अगर आगे भी एनआईए की जरूरत पड़ेगी रिमांड के लिए तो आगे भी रिमांड की जो टाइमिंग है उसको दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मॉड्यूल देखने को मिल रहा है और पूरा देश इस चीज से बहुत ही आहत है, क्योंकि ये व्हाइट कॉलर जो टेररिस्ट हैं, जो हमारे आपके बीच कहीं अधिवक्ता हैं, कहीं डॉक्टर हैं, कहीं पुलिस हैं, कहीं सर्जन हैं, ऐसे लोग जब ऐसे सामने आते हैं तो पूरे देश में एक माहौल पैदा होता है और वो माहौल होता है इस चीज का कि हमें अब तो किसी पे भरोसा ही नहीं रह गया। अब एक नॉर्मल व्यक्ति जो हमारा दोस्त है अगर उस पर्टिकुलर कम्युनिटी से है तो हमें कहीं ना कहीं संदेह की निगाह से उसे देखना पड़ रहा है। और इसलिए भी देखना पड़ रहा है क्योंकि इतने पढ़े लिखे लोग जो कि MD, MS, MBBS हैं, जब वो ऐसी घटनाएं कर रहे हैं। अभी एक वीडियो भी रिलीज हुआ है उस पर्टिकुलर व्यक्ति का जिसने ये फिदाइन हमला किया और उसका कहना है ये तो मार्टियर होगा, अगर मैं मरूंगा तो ये शहादत होगी। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का कश्मीर में बैठे, पाकिस्तान में बैठे, तीसरी पास जो है लोग ब्रेन वॉश कर दे रहे हैं इतने पढ़े लिखे लोगों का। तो आम जनता से हम क्या उम्मीद रखेंगे? ये बहुत ही दुखद घटना है और ऐसी चीजों पर रोक न लगना चाहिए। इनके पीछे जो भी हो उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में अल फलाह यूनिवर्सिटी का सामने निकलकर नाम आया, जिसके बाद देश भर में मदरसों को बंद किया जाए, ये भी एक मांग उठी, क्योंकि मदरसों में आमतौर से लोगों का कहना है कि पढ़ाई नहीं कराई जाती, लोगों के मन में जिहाद और आतंकवाद भरा जाता है। जहाँ दूसरी तरफ जब पाकिस्तान में इन टेरर अटैक से कुछ दिन पहले एक रैली की गई थी, जहाँ साफ तौर से उन रैली में चीख के कहा गया था कि जो हमारे भाई भारत में जिहाद करेंगे उनको जन्नत नसीब होगी। तो क्या अल फलाह यूनिवर्सिटी जैसे उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ पर भी रेड करने की जरूरत है अभी, और मदरसों को वाकई में भारत में बंद करने की जरूरत है? क्योंकि क्या लगता है आपको भारत में जिहाद बढ़ने का कारण इन्हीं तमाम चीजों से? देखिए, मदरसा जो है अंडर आर्टिकल 29 एंड 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्टेड है, जो कि माइनॉरिटीज को कुछ सर्टेन राइट दिए जाते हैं। लेकिन जब देश की सुरक्षा, देश की अखंडता, देश की संप्रभुता की बात आएगी तो ऐसे मदरसों को भी बैन करने का काम भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। और दूसरी चीज, कई सारे मौलवी और कई सारे धर्मगुरु मुस्लिम समाज से आकर सामने कहें कि आज के समय में मदरसों में पढ़ाई नहीं हो रही, बस जिहाद भरा जा रहा है और मदरसों को बैन होना चाहिए। असम और उत्तराखंड में मदरसा बैन हो चुका है। आने वाले समय में बाबा भीमराव अम्बेडकर के बनाए गए संविधान के तहत अंडर आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड को मान्यता देते हुए पूरे देश में एक विधान एक संविधान होगा। अगर कोई बच्चा सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहा है तो जो मुस्लिम कम्युनिटी का बच्चा होगा उसे भी सीबीएसई बोर्ड में आके पढ़ना होगा, फिर ही नीटी का एग्जाम दे सकता है, फिर आईआईटी का एग्जाम दे सकता है, फिर क्लैट का एग्जाम दे सकता है। अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है तो उसे भी वही प्रोसीजर करके गुजरना पड़ेगा और जो विशेष धर्म से बिलोंग करता है उसे भी वो प्रोसीजर करना पड़ेगा। ये समय की मांग है और ये हमारे संविधान बनाने वाले ने ऑलरेडी संविधान में रख दिया है। तो कहीं ना कहीं अब जरूरत आ चुकी है उसको इम्प्लीमेंट करने का और भारत सरकार को बहुत ही जल्दी ये कर देना चाहिए और ऐसे तमाम मदरसे यूनिवर्सिटी को जड़ से खत्म कर देना चाहिए। जी मैम, लगातार ऐसे कोर्ट्स को धमकियां मिलती रहती हैं, स्कूल को धमकियां मिलती रहती हैं। तो ऐसे पूरे मामले में अगर कोर्ट की बात करें तो एक धमकी मिलने के बाद कोर्ट का कितना वक्त जाया होता है और क्या कोई कोर्ट को आर्थिक हानि भी होती है इन पूरी चीजों में? जी, बहुत बड़ी हानि होती है। कोर्ट की तो हानि होती है क्योंकि कोर्ट में सरकार का पैसा लगता है, लेकिन आम आदमी जो कहीं बहुत दूर से ट्रेवल करके आता है और 7 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग होने की वजह से एक डेट मिलने में उसे 1 महीने का इंतजार करना पड़ता है, तो ऐसे आदमी के जेब पर बहुत बड़ा बोझ पड़ता है। और कहीं ना कहीं बोझ पड़ने के साथ साथ अगर कोर्ट में 1 लाख लोग हैं और वहीं पे हल्ला हो जाए कि अभी बम यहाँ पे मिलने की सूचना है या बम से उड़ाने की सूचना है, तो भगदड़ भी मच जाते हैं, कई लोग गिर भी जाते हैं, कई लोगों का हाथ पैर भी टूट जाता है, कोई पैनिक अटैक भी किसी को आ जाता है, कोई हार्ट अटैक से मर भी सकता है। तो ऐसे केसेस में बहुत ही घाटा होता है, कोर्ट को भी बहुत घाटा होता है क्योंकि कोर्ट के जितने भी स्टाफ हैं सब उनको छोड़ना पड़ता है, कई सारे डॉक्यूमेंट रहते हैं उसे भी छोड़ के भागना पड़ता है। आगे आने वाले समय में ऐसे थ्रेट करने वालों को
बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए। अभी जो सजा है वो बहुत ही कम है, वो तो 3 साल से नीचे है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा जो थ्रेट जो पब्लिक के ऊपर एक टेरर, दिमाग में टेरर उत्पन्न कर रहा है, ऐसे लोगों को कम से कम 7 साल की सजा होनी चाहिए और उन्हें जेल से इंटरिम एंटीसिपेटरी बेल तो देना ही नहीं चाहिए। उन्हें बस रेगुलर बेल, जैसा कि यूएपीए कानून के अंतर्गत है कि एंटीसिपेटरी बेल नहीं दिया जाएगा, वैसा ही कानून ऐसे लोगों पर लगाना चाहिए। इन लोगों को एंटीसिपेटरी बेल नहीं देना चाहिए। जी, ये थे हमारे साथ खास बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, जिन्होंने लगातार आतंकी हमले, लगातार जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उन तमाम जगहों पे राजधानी में जो धमकियां मिल रही हैं, इस पर बातचीत की। बहरहाल इस पूरी बातचीत की राय आप कमेंट में